हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू द चैनल उस्मानी क्लासेस। मेडुअल हिस्ट्री आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें आधुनिक भारत के इतिहास की, तो उसकी जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे हमने पार्ट 1 पार्ट 2 बना के और उसको देख लिया है। उसके बाद धर्म की अगर हम बात करें, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की, तो वो अपने आप में एक सेपरेट वीडियो है। ठीक है, जैसे सुभाष चंद्र बोस की बात करें, आज़ाद हिंद फौज की बात करें, तो वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है, उनका क्रम से कोई लेना देना नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री में जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 लिखा, उनको तो उसी हिसाब से देखना, उसी क्रम से देखना है। जैसे कि अब मेडुअल हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करें इतिहास की, तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो देखो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर उस पर लिखा होगा मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट, तो फिर वो क्रम वाइज देखनी है। अदरवाइज कोई टॉपिक अगर है तो वो पर्टिकुलर एक अलग टॉपिक होगा, उसका क्रम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जैसे कि बौद्ध धर्म की बात करें तो वो तुम कभी भी पढ़ो, उसका जो है ऑर्डर से या क्रम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेडुअल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की है उसको समझाने की, बहुत ही ब्रीफ, बहुत ही कंसाइज, बहुत ही सरल तरीके से उसको समझने की कोशिश की है। कुछ भी फालतू की चीज़ नहीं, बस इतना रिवाइज करना, सारी चीज़ें अपने आप दिमाग में ऑटोमेटिक आती चली जाएंगी। कुछ भी थ्योरी नहीं लिखनी है, कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस इतना देख लेना, ये एक चार्ट है, बस इस चार्ट को देखना। जब तुम इसको रिवाइज कर रहे होगे तो सारी चीज़ें, पूरी थ्योरी जो मैं बताने वाला हूँ, पूरी दिमाग में अपने आप ही हिट करते चली जाएगी। कोशिश तो मैंने यही की है। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करा देना यार। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया मध्यकालीन भारत, मेडुअल इंडिया की बात अगर हम करें मध्यकालीन भारत की, तो शुरुआत होती कहाँ से है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हमने अंग्रेजों के आगमन से की थी, इसी तरह से अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत की, तो इसकी शुरुआत होती है जब पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 1712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। स्टार्ट हो जाता है मध्यकालीन भारत की शुरुआत। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से 712 ईस्वी में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देख लेना। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने, कहाँ का था, उम्मदी उसकी नेशनलिटी थी, अरब देश की अगर हम बात करें तो उम्मती खिलाफत उस टाइम चल रही थी, खलीफत चल रही थी। वहाँ से 17 साल की उम्र में उसने भारत पर आक्रमण किया। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाएगा, भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। कब आक्रमण किया, 712 ईस्वी में, और कहाँ पे वो आक्रमण किया। देखो जरा, मैंने ये स्ट्रक्चर बना के समझाने की कोशिश की है। इधर की तरफ ये पंजाब सिंध वाला एरिया है, सिंध मुल्तान पंजाब वाला एरिया, यहाँ पे उसने आक्रमण किया। आक्रमण करके जीता और जो भी लूटपाट की, और उसके बाद फिर वापस चला जाता है। उस टाइम का जो राजा था वो राजा दाहिर था, और रावर का वो युद्ध हुआ था जिसमें राजा दाहिर को हराया था मोहम्मद बिन कासिम ने, जो कि अरब का था रहने वाला। और एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है, पहली बार इसने जजिया लगाया। जजिया कर जो लगाया वो किसने लगाया, सबसे पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने, सबसे पहली बार भारत पे आके। देखो ये जो टेरिटरी जीती, जो भी जीता इन्होंने, इसने जो राजा दाहिर का जो भी साम्राज्य था, उस साम्राज्य को जो जीता, उस साम्राज्य में जितने भी गैर मुस्लिम, एक बात और, जजिया कर जो लगता था वो गैर मुस्लिम पे लगता था, यानी कि जो मुस्लिम नहीं होते थे, बाकी मुस्लिम के अलावा जो भी समुदाय होते थे उन पे ये कर लगाया जाता था। उस टेरिटरी में रहने के लिए, उस जगह पे, उस साम्राज्य में रहने के लिए अगर रहना है तो वो कर देना पड़ेगा, ये जजिया कर था। ठीक है, तो पहली बार लगा देता है मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पहली बार जजिया कर किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम ने। 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, राजा दाहिर उस टाइम था जिस पर आक्रमण किया था, और वो था मुल्तान या सिंध या मुल्तान की अगर हम बात करें, पंजाब वाला एरिया, पाकिस्तान की तरफ वाला है, तो वहाँ पे आक्रमण किया था। देखो सारे आक्रमण इधर की तरफ से ही क्यों हुए, ठीक है, क्योंकि देखो जो जमीन वाला उस टाइम ना, समुद्री मार्ग का तो कुछ ऐसा था नहीं, समुद्रों में से आके के पीछे से आक्रमण कर रहे, जमीनी एरिया से आते थे वो क्षेत्र से, तो ये सब एरिया यही थे इधर की तरफ से। ठीक है, अगर आना है, अरब से आना है तो इराक और ये बगदाद, इराक, ईरान और इधर पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान ऊपर की तरफ से, तो ये एक ज़मीनी एरिया था, यहीं से आते थे सारे आक्रमणकारी इधर की तरफ से। ठीक है, तो ये था हमारा पहला 712 ईस्वी में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम अरब का था।
712 ईस्वी में आक्रमण किया उसने, पहली बार जजिया लगाया, उस टाइम राजा ताहिर था। और नदी कौन सा युद्ध था, वो रावर का युद्ध था, एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके लगभग 712 के लगभग 300 साल बाद 1000 एडी, एडी की बात और मैं करता हूँ, मैंने यहाँ एडी लिखा, एडी मतलब ईस्वी भी है, यानी कि ईसा के बाद, एडी मतलब आफ्टर डेथ, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो 1000 एडी में महमूद गजनबी आता है। गजनबी, महमूद गजनबी अफगानिस्तान का तुर्क था। उसके महमूद गजनबी ने आक्रमण किया 1000 एडी में, है ना। उसके कुल मिला के 17 आक्रमण हुए, ये मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कुल कितने आक्रमण किए, उसने 17 आक्रमण किए। ठीक है, और इसकी जो उपाधि थी, कौन कौन सी उपाधि इसने ली हुई थी, गाजी की उपाधि ली हुई थी, जीतने वाला, हमेशा जीतने वाला गाजी होता है। बुद्ध सिकन की उपाधि भी इसको मिली हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा महमूद गजनबी की कौन सी उपाधि थी निम्न में से, या गाजी किसकी उपाधि थी, मोहम्मद गजनबी की या महमूद गजनबी या मोहम्मद गजनबी, एक ही बात है, दोनों में से गजनबी बस देख लेना। ठीक है, और बुद्ध सिकन, बुद्ध सिकन मतलब होता है बुतों को, यानी कि जो मूर्ति औरतें थी उनको तोड़ने वाला, तो बुद्ध सिकन की उपाधि भी उसको मिली हुई थी। ठीक है, तो महमूद गजनबी ने पहला आक्रमण किया, और वो कहाँ पे किया, पंजाब पे किया। और उस टाइम का राजा था राजा जयपाल। राजा जयपाल उस टाइम पंजाब के राजा थे, और उनको हराया, टेरिटरी एक्वायर की, और मतलब लूटपाट की जो भी था, और उसके बाद वो सामान ले गए। सामान जितना भी था वो अपने वहाँ ले आता है, जितना भी उसका लूटपाट का सामान था। कितने में, 1000 एडी में पहला उसने आक्रमण किया, कहाँ, पंजाब पर। उस टाइम राजा जयपाल, ठीक है, उसका राजा ताहिर, और सिंध मुल्तान, इसने पंजाब, राजा जयपाल। कुल आक्रमण किए 17, और पहला आक्रमण पंजाब पे ही, वो अभी हमने बात कर ही ली है, पंजाब पे पहला आक्रमण। और उसका जो बड़ा इंपॉर्टेंट आक्रमण था वो ये था, सोमनाथ का मंदिर जो कि गुजरात पे है, उसने बहुत लूटपाट मचाई थी वहाँ पे। और उसके बाद ये है, हुआ कब था, 1025-26 एडी में, 1025 ऐसे लिखा हुआ आएगा। सोमनाथ का मंदिर पे आक्रमण महमूद गजनबी ने कब किया था, 1025 एडी में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और उस टाइम शासक था भीम प्रथम, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जब सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण किया था उस टाइम का शासक कौन था, भीम प्रथम, इसका आंसर हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी, बहुत ही, और मैंने बहुत ही कंसाइज वे में इसको समझाने की कोशिश की है। 17वां आक्रमण और अंतिम आक्रमण ऐसा माना जाता है, उत्तर पश्चिमी के जाटों एवं खोखरों के मध्य और महमूद गजनबी के बीच में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इनसे युद्ध में वो मारा गया था, ऐसा माना जाता है। अभी पुख्ता सबूत ऐसे मिलते नहीं है, और ना ही हमें इसकी मृत्यु में कोई इंटरेस्ट है किसी भी तरह का, तो वो एग्जामिनर को भी इसकी मृत्यु में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस इतना पूछ लेगा, अंतिम और 17वां युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो उत्तर पश्चिमी के जाटों और खोखरों के और महमूद गजनबी के बीच में हुआ था। एक और युद्ध हुआ था बड़ा ही इंपॉर्टेंट गजनबी, महमूद गजनबी का, चंदेल शासक विद्याधर के। तो अभी तक वो सारे जीतता चला आ रहा था, लेकिन चंदेल शासक विद्याधर, ठीक है, उसने इसको हरा दिया था, लगभग हरा दिया था। हराने का मतलब ये था कि हराया भी नहीं था, कहने का मतलब ये कि संधि करने के लिए मजबूर कर दिया था। ठीक है, इतने सारे आक्रमण जीत किया था वो, लेकिन फिर भी चंदेल शासक जो विद्याधर हुए थे उन्होंने इसको संधि करने के लिए मजबूर कर दिया था। हराया तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, संधि करने के लिए जरूर मजबूर कर दिया था। ठीक है, तो भैया 17वां और अंतिम आक्रमण जाटों के साथ होता है, खोखरों के साथ होता है, जाटों और खोखरों के, और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने युद्ध में इसको मार के लाया था। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट कवि, बड़े ही इंपॉर्टेंट कवि यार, 2 दरबारी कवि थे इसके, अलबरूनी और फिरदौसी। अलबरूनी ने तहरीक हिंद या किताबुल हिंद लिखा, दूसरा नाम इसका तहरीक हिंद, इसी किताब का नाम है किताबुल हिंद या तहरीक हिंद। ठीक है, अलबरूनी ने, और दूसरा था इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिरदौसी, शाहनामा। ऐसे ही पूछा जाएगा, शाहनामा किसकी रचना है, फिरदौसी। तहरीक हिंद या किताबुल हिंद किसकी रचना है, तो इसका आंसर चला जाएगा अलबरूनी। ठीक है, इस किताब में इसने भारत के हिंदुओं की प्रथा के बारे में खूब उल्टी सीधी बखान की है। ठीक है, तो ये किताबुल हिंद था, तहरीक हिंद था, याद रखना है। और इसे लिखा किसने था, अलबरूनी ने। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था, और दोनों ही दरबारी कवि थे महमूद गजनबी के। उपाधि को कौन सी ले रखी थी उसने, गाजी की और बुद्ध सिकन की उपाधि। कुल 17 आक्रमण किए थे, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट, पहला आक्रमण पंजाब, और उस टाइम राजा था जयपाल, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट आक्रमण था उसका जो कि 16वां सोमनाथ के मंदिर पे गुजरात में। भीम प्रथम उस टाइम का शासक था, और उसने 1025 में ये आक्रमण किया था, और बहुत लूटपाट उसमें मचाई थी। ठीक है, इतनी बात हमने समझ ली है, बड़ी इंपॉर्टेंट, सारी बात खत्म हो गई महमूद गजनबी के बारे में। इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा किसी भी वनडे एग्जाम में, इससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन तुम्हारा महमूद गजनबी के बारे में नहीं आएगा। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में इससे ज्यादा और कोई इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल नहीं होगी, और दूसरी बात एग्जामिनर भी उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट
बिल्कुल नहीं लेने वाला है। ठीक है, बात करते हैं इसके 175 साल बाद। 1000 में 175 ऐड करोगे, 1175 में पहला आक्रमण करता है और उसने पहला आक्रमण किया सिंध पर। सिंध मतलब मुल्तान पर ही पहला आक्रमण किया। ठीक है भाई, उसने और उसके बाद 1178 में 3 साल के बाद उसने फिर भीमदुत्ते के साथ एक और आक्रमण किया गुजरात में। उसमें भीमदुत्ते ने इसको बड़ी बुरी तरह से हराया था मोहम्मद घोरी को। और उसके बाद फिर और बड़ा ही इंपॉर्टेंट युद्ध होता है 1175 में पहली बार युद्ध किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, और पहली बार कहाँ पे आक्रमण किया था? सिंध पे। ठीक है, और लूट पाट के फिर वापस चला गया था। उसके बाद फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट तराइन का युद्ध, और तराइन का युद्ध होता है 1191 में और दूसरा 1192 में। 1191 और 1192 में 2 युद्ध होते हैं तराइन के, और दोनों ही युद्ध होते हैं पृथ्वीराज चौहान के साथ। पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में जब 1191 का युद्ध हुआ था, बहुत ही बुरी तरह से मोहम्मद घोरी को हराया था तराइन के युद्ध में। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर वाले जो एरिया था ये पूरा वाला, इसके शासक थे। और कन्नौज के शासक उस टाइम जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों कजिन थे। और पृथ्वीराज अब दूसरा युद्ध होता है, जरा इसके बारे में मैं बात बता देता हूँ। पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत जाते हैं, बहुत बुरी तरह से मोहम्मद घोरी को हराते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाएगा? तराइन का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? पहला वाला 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी के बीच में, और कौन जीता था इसमें? पृथ्वीराज चौहान। क्लियर आंसर हो गया। अब बात करते हैं दूसरा युद्ध। ठीक है, अब पृथ्वीराज चौहान तो अपना आराम से जीत जात के और जयचंद की पुत्री को उठा के ले जाते हैं सहयोगिता को, क्योंकि वो दोनों में प्रेम का कुछ संबंध था, और उठा के ले जाते हैं। इस बात से बड़े ही नाराज जयचंद। ठीक है, जयचंद जब इस बात से बड़े नाराज, तो ऐसा माना जाता है, कहीं इतिहास में पुख्ता सबूत है नहीं, कि जयचंद ने मोहम्मद घोरी को इन्विटेशन दिया था, आओ भाई तुम आक्रमण करो और हम तुम्हारा साथ देंगे, है ना। पृथ्वीराज रासू में भी ऐसा कुछ वर्णन नहीं दिया गया है। ठीक है, कुछ इतिहासकार मानते, कुछ नहीं मानते, और जिसमें मतभेद होता है उसमें एग्जामिनर को भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो बस इतनी बात याद रखनी है। 1191 देखो, जिसमें भी मतभेद होगा, हिस्ट्री है वो। हिस्ट्री मतलब अगर लिखा हुआ है कहीं, किसी इतिहासकार ने लिखा, किसी ने नहीं लिखा, मतभेद होते हैं, तो उसमें एग्जामिनर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, क्योंकि उसमें मतभेद होते हैं। तो 1191 में पहला युद्ध तराइन का पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी के बीच में, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। दूसरा युद्ध होता है 1192 में, किसने सहायता की नहीं की, कौन किसका सगा था किसका नहीं था, ऐसा कुछ भी वो इंटरेस्टेड नहीं, बस इतना पूछ लेगा। 1192 में दूसरा युद्ध तराइन का हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के। और इस वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, मोहम्मद घोरी उस टाइम जीत जाता है, और वो पूरा दिल्ली वाला और अजमेर वाला पूरा सारा क्षेत्र जो है वो अपना लेता है। उसके 1 साल बाद यानी कि 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध करके जयचंद को भी कन्नौज से खत्म कर दिया जाता है। उस युद्ध में जयचंद मारे जाते हैं। ठीक है, खत्म हो जाती बात। तो अब पूरा का पूरा जितना भी शासन था हमारा उत्तर पश्चिमी वाला, अगर हम इसकी बात करें तो पूरा का पूरा किसके अंडर में आ गया? मोहम्मद घोरी ने। यहाँ पे इसने साम्राज्य नहीं किया, लूट पाट की, बस जितना लूट सका था अपना वापस चला जाता है। अब जाते हुए वो क्या करता है? जाते हुए एक्वायर्ड टेरिटरी का मतलब होता है जितनी जगह, जितने साम्राज्य उसने जीता था उस पे अपने गुलामों को नियुक्त कर जाता है। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि अब शुरुआत करेगा दिल्ली सल्तनत की गुलाम वंश से, जो कि स्टार्ट होता है 1206 से 1526 तक चलेगा। और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। इन राजाओं को, अब देखो इन राजाओं ने भारत में रह के ही शासन किया है, तो अब ये राजा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मोहम्मद घोरी के बाद में जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने सारी यहाँ पे बता दी है। पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि था चंद्रबरदाई, और उसी ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि या उनके मित्र थे पृथ्वीराज चौहान के, या फिर कह सकते हो शाही कवि थे वो, यानी कि दरबारी कवि थे, और उन्होंने लिखी थी पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। फिरदौसी की किताब अगर हम बात करें तो शाहनामा, अलबरूनी की किताबुल हिंद या तहरीके हिंद, और ये दरबारी कवि थे महमूद गजनवी के। भाई बात क्लियर हो गई इतनी बात। तराइन के 2 युद्ध होते हैं, पहला 1191 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। दूसरा युद्ध 1192 में, और मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान इस बार हार जाते हैं। और चौथा युद्ध होता है तराइन का चंदावर का 1194 में राजा जयचंद के बीच में और मोहम्मद घोरी के। मोहम्मद घोरी राजा जयचंद कन्नौज के शासक थे। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान और ये जयचंद दोनों कजिन थे, मौसेरे भाई थे। ठीक है, इनकी जयचंद की पुत्री के साथ उनका प्रेम संबंध था। ठीक है, पहले से ही। और फिर वो स्वयंवर वाले दिन उनको उठा के ले जाते हैं। ठीक है, जिस दिन स्वयंवर रखा गया था, जयचंद ने रखा था,
उसके बाद भैया ये बात हुई थी कन्नौज का युद्ध में, कन्नौज के शासक जयचंद को हरा देते हैं चंदावर के युद्ध में, और एक्वायर टेरिटरी को जितने भी जिस साम्राज्य जीता था अपने गुलामों को सौंप के मोहम्मद गौरी वापस चला जाता है। ठीक है, और उसमें से एक इम्पोर्टेंट दास होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और वो है 1206 से 1526। और दिल्ली सल्तनत कब से कब तक, दिल्ली सल्तनत का काल कब से कब तक था, 1206 से 1526। और पहला वंश था उसमें गुलाम वंश, और गुलाम वंश की शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब इनको हम पढ़ेंगे डिटेल से। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इंपॉर्टेंट वंश हुए थे गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, ठीक है, उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये क्रम भी पूछ लिया जाता है, और क्रम के साथ साथ ये भी पूछ लिया जाता है कौन से वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत में। और इनको हम पढ़ेंगे एक ही वीडियो में बहुत डिटेल से, सारा दिल्ली सल्तनत एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कवर अप करने की, बिल्कुल इसी चार्ट से, इसी तरह के। देखो इस तरह के चार्ट से अगर पढ़ोगे तो बड़ा ही आसान तुम्हें लगेगा, इतनी बात की गारंटी है, ऐसा तुमने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। ठीक है, सब अगर थ्योरी में लिखी होगी तो थ्योरी को पढ़ने का मन भी नहीं करता है बिल्कुल भी, है ना। इस तरह से अगर लिखा होगा तो जब तुम इस चीज़ को देखोगे तो सारी बिल्कुल ये जितनी भी कहानी मैं बता रहा हूँ, देखो इस कहानी में एग्जामिनर को कोई इंटरेस्ट नहीं है, एग्जामिनर को जहाँ इंटरेस्ट है वो इसमें है, और वो मैंने तुम्हें बता दिया सब। ठीक है, तो पहला वंश होता है गुलाम वंश, दूसरा वंश होता है खिलजी वंश, और तीसरा वंश तुगलक वंश, सैयद, और उसके बाद होता है लोधी वंश। और इसमें कौन कौन से राजा हुए हैं, किसने क्या क्या काम किए हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद 1526 में युद्ध हो जाता है पानीपत का, और किसके बीच में, इब्राहिम लोधी और बाबर के, और बाबर इसमें जीत जाता है। और उसके बाद शुरुआत होती है मुगल वंश की, और मुगल वंश शुरू हो जाता है 1526 से 1707। दो पार्ट में हम इसको देखेंगे, 1526 और 1707 ये एक्चुअल मुगल वंश था। उसके बाद तो फिर बेकारी राजा हुए हैं 1707 से लेकर 1857 की क्रांति, बहादुर शाह द्वितीय रंगून भेज देते हैं अंग्रेज उसको, तो है ना, ये सब तो बहुत ही कमजोर शासक। देखो औरंगजेब के बाद तो मुगल वंश खत्म ही समझ लो, बिल्कुल धीरे धीरे उसका डिक्लिनेशन होना शुरू हो गया था। सबसे बड़ा साम्राज्य मुगलों में जो था, सबसे बड़ा साम्राज्य औरंगजेब का था। ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ रखा है एसएससी सीजीएल के पेपर में कि सबसे बड़ा शासन मुगलों में किसका था, तो बहुत से बच्चे आंसर लगाते हैं अकबर को, लेकिन अकबर आंसर नहीं होगा, औरंगजेब का बहुत बड़ा साम्राज्य था। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। तो मुगल वंश में हम शुरू करते हैं पानीपत के युद्ध की बात अगर कर रहे हैं तो पहला युद्ध हुआ था पानीपत का, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, उसमें बाबर जीत जाता है और शुरुआत होती है मुगल वंश के बाद उसका पुत्र हुमायूं, बाबर के बाद पुत्र हुमायूं। देखो बाबर के पिता का नाम, माता का नाम क्या है क्या नहीं है, किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट एग्जामिनर को नहीं है इसमें भैया, तो कोई ज़रूरत नहीं है इन सब फालतू चीज़ों की पढ़ने की, लिखने की, है ना। बिल्कुल लिमिटेड पढ़ो, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो, उसमें भी फ़ायदा होगा आपको। एग्जाम में भी कम मेहनत में बहुत ज़्यादा तुम्हें मिलने वाला है इसमें। बाबर, और बाबर के बाद आता है हुमायूं के बाद उसका पुत्र आता है अकबर 1555 में, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे 1555 के बाद उसका पुत्र आता है जहांगीर, के बाद उसका पुत्र शाहजहां के बाद उसका पुत्र औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद डिक्लिनेशन शुरू हो जाता है 1707 से 1857। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर मुगल काल है, शुरू हो जाता है 1707 से 1857। और वैसे भी बीच में अंग्रेज फिर आ जाते हैं 16 में, और पहला युद्ध 1757 में प्लासी का युद्ध, और 1764 में बक्सर का युद्ध लड़के फिर लगभग खत्म कर ही रहे होते हैं पूरे देश को। तो बाकी का बचा कुचा जो था वो फिर इन्होंने, देखो ऐसा है नहीं कि दिल्ली सल्तनत या मुगल वंश ने लूट के कहीं भेज दिया, ऐसा था नहीं, वो सब भारत में ही लिया, लेकिन अंग्रेजों ने लूट के सब अपने देश ले गए। ठीक है, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, ये भी लूट के वापस अपने वहाँ ले गए, और उसके बाद फिर अंग्रेजों ने लूट के लिया। बाकी दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश ने जो भी किया वो यही रह के किया, यही देश के लिए किया। बाकी मुस्लिम शासक हुए थे, और अंग्रेजों ने जितना भी 1600 ईस्वी के बाद से जब तक अंग्रेज गए हैं 1947 तक, उन्होंने खूब लूट लाट के सब अपने देश में पहुंचा दिया। कोई नूर हीरा भी आज उन्हीं के पास है ना। कोशिश करना तुम लाने की, तुम में से अगर कोई ला सके तो। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बढ़ाई अच्छा एक बात और, यही इसको और देख लो जरा, जजिया कर मैं बता देता हूँ क्या होता है भैया। जजिया कर ये होता है, जो भी मुस्लिम साम्राज्य होता है उस मुस्लिम साम्राज्य में जो गैर मुस्लिम होते, बाकी और धर्म के जो लोग
होते हैं उनको अगर रहना है तो फिर एक जजिया कर देना पड़ेगा, एक कर देना पड़ेगा जिसको जजिया बोला जाता है, ठीक है। वहाँ रहने के लिए अगर तुम वहाँ नहीं रह सकते हो, जजिया कर नहीं दोगे तो चले जाओ, या फिर दूसरा तरीका है आप इस्लाम को कबूल कर लो। ये एक तरीका था इस्लाम फैलाने का। अगर तुम कर दे सकते हो तो अपने धर्म के अकॉर्डिंग रीति रिवाज मना सकते हो, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। नहीं दे सकते हो तो उस साम्राज्य को छोड़कर चले जाओ, या फिर दूसरा तरीका आपके पास है कि मुस्लिम धर्म में आ जाओ। मुस्लिम धर्म के लिए जजिया कर नहीं था, पहला लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में, और ये था देवल में। सबसे पहले लगाया कहाँ था उसने? देवल में लगाया था भैया, ये बात समझ लेना जरा, देवल में इसने लगाया था सबसे पहले जो जजिया कर लगाया था। दूसरी ही इंपॉर्टेंट बात, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था। हालांकि ब्राह्मणों पर मोहम्मद बिन कासिम और बाकी के जितने भी शासक हुए थे जिन्होंने जजिया कर इम्पोज किया हुआ था, वो ब्राह्मणों से नहीं लेते थे। ब्राह्मणों को माना जाता था कि तो खुद दान भिक्षु ले लेके ही अपना पालन पोषण करते, इन पे क्या कर लगाया जाए। तो फिरोज शाह तुगलक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स शासक हुआ है, कट्टरवादी शासक हुआ, उसने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया, भाई तुम भी कर दोगे, ठीक है, तुम्हें भी अगर रहना है तो कर देना पड़ेगा। ब्राह्मणों पर भी पहली बार किसने लगाया था? सबसे पहले बार मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में और देवल में लगाया था। और पहली बार ब्राह्मणों पे किसने लगाया था? सबसे पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। और उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ जाएगा हटाया किसने था, ठीक है। और भी बहुत सारे राजाओं ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, अकबर जो थी मुगल काल का था उसने भी लगाया, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी लगाया, और उसके बाद सिकंदर लोदी ने भी जजिया कर लगाया हुआ था। बहुत सारे राजा ऐसे हुए थे जिन्होंने जजिया कर लगाए और हटाए भी थे। बीच बीच में अकबर ने लगाया भी था और बाद में फिर हटा भी दिया था, फिर लगा दिया था, फिर हटा दिया था, इस तरह से उन्होंने हटाया था। तो पहली बार ब्राह्मणों पर पहली बार लगाया किसने, फिर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया, और पहली बार हटाया किसने, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। पहली बार हटाया किसने? तो सिकंदर शाह कश्मीर का एक राजा हुआ था सिकंदर शाह, और वो बड़ा ही ऑर्थोडॉक्स, बहुत ही कट्टरवादी था। उसने बहुत कठोरता से इस कर को लगाया हुआ था। और उसके बाद उसका पुत्र आता है जैनुल आब्दीन सिकंदर शाह का पुत्र था, कश्मीर में जो सिकंदर शाह की चल रही थी अपनी, उसका पुत्र जैनुल आब्दीन, अकबर के नाम से भी जाना जाता है। वो कश्मीर का, ये वो वाला अकबर नहीं है, मुगल वाला है ना, ये अलग अकबर है, कश्मीर वाला जैनुल आब्दीन के नाम से ये फेमस है। और इसका पिता जो था ये सिकंदर शाह था, उसने लगाया था, लेकिन हटाया उसके पुत्र ने। तो पहली बार हटाया किसने? हटाया तो और शासकों ने भी, अकबर ने भी हटाया था, लेकिन पहली बार किसने हटाया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। और वो था जैनुल आब्दीन अकबर कश्मीर का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। और उसके बाद अंततः देखो, फिर लगाया, फिर हटाया, फिर लगाया, फिरोज शाह ने लगाया, बहुत सारों ने, अकबर ने भी लगाया, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी भी लगाएगा, किसी और कर के नाम से इसी कर को लगाएगा, ठीक है। तो लगाए और हटाए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वो हो जाते हैं जो पहली बार लगाया, पहली बार ब्राह्मणों पे लगाया, पहली बार हटाया, और फिर अंततः बिल इसके बाद कोई जजिया कर नहीं लगा। और वो था अंततः समाप्त हुआ मुगल वंश का शासक मोहम्मद शाह, और वो रंगीला था, मोहम्मद शाह रंगीला 1720 ईस्वी में। और ये इसने हटाया था राजा जयसिंह के अनुरोध से इसने मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर अंततः समाप्त कर दिया। अब इसके बाद किसी भी तरह का कोई जजिया कर इम्पोज नहीं किया गया। भाई ये जजिया कर के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, मैं रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले लगाया था और देवल में लगाया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने तो ब्राह्मणों पे भी लगा दिया था। और उसके बाद सबसे पहले हटाया किसने था? जैनुल आब्दीन अकबर, जो कि कश्मीर का शासक था उस टाइम, और इसका पिता था फिरोज शाह, ठीक है। इसके बाद अंततः किसने समाप्त किया था, इस बारे में भी जान लेते हैं। अंततः समाप्त किया था मोहम्मद शाह रंगीला, और ये रंगीला इसका टाइटल है भाई, रंगीला इसका टाइटल है, मोहम्मद शाह नाम है और वैसे रंगीला टाइटल है। 1720 ईस्वी में, और जयचंद राजा जो जयसिंह थे, सॉरी जयचंद नहीं, राजा जयसिंह के अनुरोध से इसने जजिया कर को समाप्त किया था, हटाया था। भाई ये बात याद रहेंगी। अगर क्वेश्चन आएगा जजिया कर से तो बस इसके अलावा कुछ नहीं बनने वाला। क्वेश्चन अगर मोहम्मद गौरी से आएगा तो इसके अलावा कुछ नहीं बनने वाला। महमूद गजनबी से आएगा तो इसके अलावा कुछ नहीं बनने वाला। बाकी बचा दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, इनको तो भाई डिटेल में पढ़ेंगे। मोहम्मद कासिम, बस इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा मोहम्मद कासिम से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिलेगा, चाहे तुम अपनी किसी भी किताब से उठा के क्वेश्चन आंसर जरूर लगा लेना। 1 मिनट 15-20 मिनट की वीडियो है यार, एक बार
बार जरूर देख लेना इसको, पूरी वीडियो अंत तक देखना भाई, एक बार देख के खत्म करो ना बस, उसके बाद तो तुम्हें रिवाइज करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बस, स्क्रीनशॉट लेके जब तुम करोगे अपनी कॉपी में नोट कर लेना, बस इसी तरह से सेम रिवाइज कर लेना, 5 मिनट सारी लगेंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें समझ आ गई होंगी, बहुत ही तरीके से अच्छे तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। और ये पैट के एग्जाम के लिए नहीं, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए नहीं, सारे वनडे एग्जाम के लिए, चाहे तुम जीडी का दो, यूपी ट्रिपल एससी दो, या सीजीएल दो, सीएचएसएल दो, सीपीओ या कुछ भी दो भाई तुम, इससे ज़्यादा कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, देख लेना चाहे तुम उठा के प्रीवियस ईयर के पेपर को। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा लेना यार, ठीक है, बेल आइकॉन भी जरूर दबा लेना।